देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना लगातार 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाएंगे। आम चुनाव के बाद आने वाले इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर बनी हुई है। इस बार के चुनाव परिणामों में केंद्र में 10 साल तक बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम सीटों से संतोष करना पड़ा है। सत्ताधारी दल की सीटों में कमी का सबसे बड़ा कारण जनहित के मुद्दे पर केंद्र की अनदेखी को माना जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि जब कोई साथी सदस्य बोल रहा है तो वे हस्तक्षेप करने या बाधा डालने से बचे। पंजाब के सीएम भगवत सिंह मान के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में गिरते ग्राउंड वाटर लेवल को देखते हुए धान की खेती के बदले ऑप्शनल फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी ने अधिक सीटों की डिमांड कर दी है। अब सवाल यह है कि महाविकास आघाड़ी में जो दल शामिल है वे इस बात को मानेंगे या नहीं। मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेताओं की हाल ही में बैठक हुई है, जिनमें उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को एक मंच पर देखा गया है। इसे रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बनाई है। पुणे में हुए बीजेपी के महाराष्ट्र डिवीजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार देश में करप्शन के किंगपिन, उन्होंने हमारे देश में भ्रष्टाचार को स्थगित बना दिया है। मैं शरद पवार को यह बताने आया हूं कि जब भी महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता में आती है मराठा समुदाय को आरक्षण मिलता है, और जब शरद पवार की एनडीए सरकार सत्ता में आती है तो मराठा आरक्षण खत्म हो जाता है। सोमवार को शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले एनडीए सरकार की ओर से रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के समय हंगामा नहीं करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने हंगामा और व्यवधान पैदा किया था। भाषण के दौरान व्यवधान पैदा करना संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं था। भाजपा नीति केंद्र सरकार में मंत्री और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल के नेता संजय चौधरी ने रविवार को योगी सरकार के उस फैसले को समझ से परे बताया जिनमें कांवड़ यात्रा के दौरान फल विक्रेता और भोजनालय मालिकों के अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला समझ से परे है, जिसमें राजमार्ग पर स्थित ढाबे वाले को अपना नाम बताना पड़ेगा कि वे किस धर्म के हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि ये बहुत सोचा समझना और तर्क संगत फैसला नहीं लगता है। किसी भी फैसले से भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। समाज की भलाई और समाज में जो लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और जो लोग उनकी सेवा करते हैं, यह परंपरा शुरू से ही रही है और किसी ने भी यह नहीं देखा कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व वाला महायुक्त गठबंधन ही जीत हासिल करेगा। डिप्टी सीएम ने अपने बात पर जोर देते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह तारीख और समय नोट कर ले। उन्हें पूरा यकीन है कि राज्य में महायुक्त की ही सरकार बनेगी। बढ़ती ट्रेन दुर्घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, न ही तकनीकी पद भरे जा रहे हैं। इस वजह से रेलवे कमजोर हो गया है और एक्सीडेंट हो रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सभी परिस्थितियों के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों को भी तैयारियां पुख्ता करने का निर्देश दिए हैं। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी दलों की तैयारियां तेज होने लगी है। झारखंड में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली पार्टी जेडीयू भी अपनी तैयारियां में जुट चुकी है। धनबाद जिला जेडीयू की बैठक में जिला में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया गया है। लोकसभा चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय से मिली जनपद के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने घूम घूम कर लोगों से कहा कि यदि वे इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आज पुणे में बीजेपी के अधिवेशन का आयोजित किया गया है। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। इसके मुताबिक चुनाव के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी राज्य भर में जिलेवार हर विधानसभा सीट पर दौरा करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जांच रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने उप राज्यपाल वीके सक्सेना के उस पत्र की भी आलोचना की जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि केजरीवाल जानबूझकर खुद को बीमार कर रहे हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक हिंसा विरोध प्रदर्शन के बीच 1971 की आबादी की जंग के सेनानियों की परिजन के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण को घटा दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 93% सरकारी नौकरियों में चयन मेरिट आधारित सिस्टम के तहत होगा, जबकि 7% नौकरियां स्वतंत्र सेनानियों के परिजन व अन्य के लिए आरक्षित रहेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग की है। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी नेता ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग की, जबकि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में पुणे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने दावा किया है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। शाह ने कहा, मैं आज कहने आया हूं कि 60 वर्ष के बाद पहली बार देश में किसी नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने का यश मिला है तो वो है नरेंद्र मोदी। हमने 2024 में महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करनी है। विपक्ष ने देश में भ्रांति फैलाने का काम किया है। झारखंड में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस गठबंधन अपनी रणनीति सेट करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी चुनाव में जीत को लेकर एक्टिव मोड में है। अमित शाह के रांची दौरे के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा पीएम मोदी के चेहरे पर ही आगामी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस समिति को भंग कर दिया। बैकौर कांग्रेस ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति होने तक मौजूदा अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। गौरतलब है कि शरद पटनायक ओडिशा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। टावर रूट पर पड़ने वाली दुकानों के सामने उनके मालिकों और उनके सहयोगियों के नाम लिखने की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फरमान को लेकर एनडीए के भीतर बवाल हो गया। उनकी कई सहयोगी दलों जैसे आरएलडी और जेडीयू ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है।
आरएलडी ने तो इस फैसले का बेहद मुखरता से विरोध किया है। आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने स्पष्ट तौर पर योगी सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। बांग्लादेश में आरक्षण पर जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें आश्रय जरूर देंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का यह एक प्रस्ताव है। अगर कोई शरणार्थी है तो आसपास का इलाका उन्हें आश्रय देगा। कुछ देर बाद ट्विटर पर भी ममता बनर्जी ने यही बात दोहराई। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में ममता ने कहा, मुझे बांग्लादेश के मामलों पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह एक संप्रभु राष्ट्र है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह केंद्र सरकार का विषय है। लेकिन मैं आपको यह बात बता सकती हूँ कि यदि संकट में फंसे लोग बंगाल के दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उसे जरूर आश्रय जरूर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है जो कहता है कि अशांत क्षेत्रों के लोगों को आसपास के क्षेत्रों को शरण देना चाहिए।